नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन और सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस पूजा सिंघल की। दरअसल ईडी की पूछताछ के दौरान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल लगातार बीमार होने की शिकायत कर रही है और यही वजह है कि सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक के बीच में डॉक्टरों की टीम 4 बार ईडी दफ्तर पहुंची और पूजा सिंघल की जांच की है। हालांकि हर बार डॉक्टरों का मीडिया से यही कहना है कि पूजा सिंघल पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पूजा सिंघल बीमार नहीं तो सोमवार देर शाम रूटीन चेकअप के बावजूद देर रात डॉक्टरों को क्यों बुलाया गया। वहीं आज सुबह 10:45 पर डॉक्टर मयूख ने पूजा सिंघल से जब पूछताछ की, उनकी जांच की, तो वहीं शाम 5:45 पर डॉक्टर विवेक ने पूजा सिंघल की जांच की है और हर बार जवाब यही मिला कि पूजा सिंघल पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल पूछताछ के दौरान लगातार बीमार होने की शिकायत कर रही है और इस वजह से उन्हें पूछताछ से थोड़ी राहत भी दी जा रही। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। सभी चीज नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, मैडम भी ठीक है, सब चीज ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर बीपी जो फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई फ्लक्चुएट नहीं, भी नॉर्मल है, सब ठीक है। हर दिन डॉक्टर की एक टीम 2 टाइम पे रात में भी आएगा, सब आएगा ना। कोई वजह फिटनेस, म्यूजिकल फिटनेस का एक प्रोसेस होता है जो हमेशा सबका होता है। लगातार ईडी अधिकारियों से अपनी बीमारी को लेकर तो अब तक करीब 4 बार सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। देर शाम अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल को देखने के लिए डॉक्टर की टीम यहां पर पहुंची थी। उसके बाद देर रात एक बार फिर पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद देर रात डॉक्टरों की टीम को सदर अस्पताल से बुलाया जाता है। वहीं सुबह अगर बात की जाए तो करीब 10:45 पर आज सुबह डॉक्टर की एक टीम आई और उसने पूरी जांच की। पूजा सिंघल पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं अगर शाम की बात की जाए तो करीब 5:45 पर सदर अस्पताल से फिर एक बार 2 टीम यहां पर पहुंची, जिसने पूजा सिंघल की पूरी स्वास्थ्य की जांच की। हालांकि पूजा सिंघल को जांच करने के बाद डॉक्टरों की टीम ने फिर उन्हें स्वस्थ बताया, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली उसके अनुसार पूजा सिंघल पूछताछ के दरमियान लगातार बीमार होने की शिकायत कर रही हैं और जिस वजह से डॉक्टरों की टीम को बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूजा सिंघल को पूछताछ से राहत दी जा रही है, उन्हें आराम करने की भी सलाह दी जा रही है। ऐसे में देखना होगा पूजा सिंघल की तबीयत वाकई में खराब है या फिर कुछ और बात। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और आईएएस पूजा सिंघल एंड सिंडिकेट की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। रिमांड की मियाद बढ़ने के बाद आज ईडी ने पूछताछ का सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया। आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और दूसरे आरोपियों से जब्त डिजिटल डिवाइस को अब डिकोड किया जा रहा है। इसके लिए एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या डिजिटल गैजेट में है करप्शन का पूरा डेटा? एफएसएल डिकोड करेगा डिजिटल डिवाइस का डेटा। बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, बक्सा नंबर 3 और ये बक्सा नंबर 4। तालाबंद बक्से में करप्शन की क्वीन आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ये सबूत ही सबूत हैं। दस्तावेजों का ये जखीरा आईएएस पूजा सिंघल एंड सिंडिकेट के पैसों के लोक की कहानी बताने के लिए काफी है। यही वजह है कि पूजा सिंघल को अभी कोई भी राहत नहीं मिलने जा रही। रिमांड की मियाद बढ़ने के बाद ईडी ने और सख्त रुख अख्तियार करने का मन बना लिया है। अब पूजा सिंघल से एक-एक डॉक्यूमेंट पर पूरी जानकारी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। दस्तावेजों के आधार पर तीखे सवाल पूछे गए हैं। 4 तालाबंद बक्सों में मौजूद डॉक्यूमेंट्स का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। सीए सुमन कुमार सिंह से भी पूछताछ हुई है। पूजा सिंघल से हो रही पूछताछ के मामले में ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। यही वजह है कि पूजा सिंघल को लगातार दूसरी बार रिमांड पर लिया गया है, तो वहीं सुमन कुमार सिंह को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया है। आपको ये बताना चाहेंगे कि आज कई अहम दस्तावेजों को लेकर ईडी की टीम
फिलहाल यहाँ पर पहुंची थी। 4 बक्से थे, जिन 4 बक्सों में कुछ अहम दस्तावेज थे जिन्हें फिलहाल पूछताछ के दरमियान इस्तेमाल किया जाएगा। इधर ईडी की टीम आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह और दूसरे लोगों से जब्त डिजिटल डिवाइस के डेटा को खंगाल रही है, जिससे बड़ा क्लू मिलने की संभावना है। ईडी ने डिजिटल डिवाइस से डेटा रिट्रीव किया है। डिजिटल डिवाइस के डेटा को सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेजा गया है। सिर्फ पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाले के बारे में पूछताछ की जा रही है, बल्कि पल्स अस्पताल खनन सहित अन्य मामलों में भी पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है और कई अहम दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स भी पूजा सिंघल के पास से मिले हैं, जिसमें कई अहम जानकारियां भी हैं। वहीं एफएसएल से भी पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इसमें न सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि उनके कई करीबियों पर भी आने वाले दिनों में ईडी की दबिश देखने को मिलेगी। वहीं पल्स हॉस्पिटल की स्थापना और जमीन खरीदी से लेकर अब तक जो भी खर्चे हुए उसके हिसाब किताब को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। यानी अभी कई किरदार नपने वाले हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं दिन प्रतिदिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार जिरह हुई और इसके साथ ही पूजा सिंघल का मामला भी क्लब कर दिया गया। अब मामले की सुनवाई एक दिन बाद यानी कि 19 मई को होगी। वहीं 20 मई तक हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग को नोटिस का जवाब देना है, यानी हेमंत सोरेन की सदस्यता पर ग्रहण लगता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संकट में हेमंत सोरेन, माइनिंग लीज और शेल कंपनी बनेगी मुसीबत। हाई कोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग तक मुश्किलें। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लटकी तलवार। क्या हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने वाली है? क्या हेमंत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेगी? क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ 2 धारी तलवार लटक रही है। एक और निर्वाचन आयोग ने 20 मई तक जवाब तलब किया है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट में मंगलवार को हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले में जोरदार बहस हुई। झारखंड हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों की ओर से जोरदार तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा यह बहस चली और बहस के दौरान माइनिंग लीज, सेल कंपनियों में निवेश और पूजा सिंघल तीनों मामलों को क्लब कर दिया गया। हालांकि ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने ईडी की अब तक की जो कार्रवाई है उसकी जानकारी कोर्ट को दी। इतना ही नहीं, बहस के दौरान ईडी की ओर से पूजा सिंघल मामले में की जा रही कार्रवाई को भी हाई कोर्ट में क्लब कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर 19 मई को सुनवाई होगी। आंशिक सुनवाई हुआ है दोनों केस में और हमारे सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा है और उनकी तरफ से तुषार मेहता थे ईडी की तरफ से। और अगली सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित की गई है 10:30 बजे सुबह से। क्या पूजा सिंघल वाले मामले को क्लब कर दिया गया? हाँ, उस मामले को भी इसके साथ सुनवाई के लिए नहीं, साथ में रखा गया है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सवालों के जवाब देने की जगह आरोप मढ़ दिया। 19 तारीख को सुनवाई होगी, तो इन दोनों का एक ही तरह लोगों ने 20 साल तक इतना खा लिया है, इनको अपच हो गई। अब पचाने के लिए सड़कों पर उतरे। मंगलवार की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को कई अहम जानकारियां दी हैं। इसमें 16 एफआईआर दर्ज करने का जिक्र है। ये एफआईआर शेल कंपनियों में निवेश को लेकर अब तक की पड़ताल से जुड़ी है। रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज 18। और आज दल बदल मामले में बेहद ही अहम सुनवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पूरे मामले को 8 बिंदुओं पर केंद्रित कर दिया है। वहीं बाबूलाल मरांडी के वकील ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर विचार करने की अपील की है। देखिए आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर सुनवाई हुई।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी के मामले में 8 बिंदुओं पर सुनवाई को केंद्रित कर दिया है। 8 इशू निर्धारित किया हो और इस 8 इशू पर वादी एवं प्रतिवादी आज की सुनवाई में बारी बारी से मेरे द्वारा निश्चित किए गए इशू पर अपना अपना पक्ष। जिरा के दौरान बाबूलाल मरांडी के वकील RN सहाय ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन से संबंधित आदेश जारी करने की अपील की। उन्होंने इशू को रिकास्ट करने और भारतीय निर्वाचन आयोग के ऑर्डर को कंसीडर करने की अपील की। मेरा नम्र निवेदन है कि इशूज को रिकास्ट किया जाए, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को कंसीडर किया जाए। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने दलील दी कि 2/3 बहुमत का बाबूलाल मरांडी ने उल्लंघन किया है। उन्होंने गलत तरीके से दल बदल किया। हमारे 10वीं अनुसूची में है कि 2/3 बहुमत से जो है सो कोई भी दल बदल करके लागू होता है, लेकिन बाबूलाल जी ने विधानमंडल के अध्यक्ष, उस समय विधानसभा के नेता थे प्रतिपक्ष के प्रदीप यादव जी और बंधु के प्रदीप यादव जी 2/3 के साथ थे और एक विधायक सदस्य होने के नाते ये 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। जिन 8 बिंदुओं पर सुनवाई केंद्रित रखा गया है वो इस प्रकार है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह शिकायत सुनने योग्य है नहीं। जिस दिन बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा सचिवालय को सूचित किया कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस दिन जेवीएम के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस दिन कौन कौन जेवीएम विधानमंडल दल के सदस्य थे? 10वीं अनुसूची के मुताबिक झारखंड विकास मोर्चा की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना माना जाएगा या नहीं? अकेले बीजेपी में बाबूलाल मरांडी के शामिल होने से उन्हें 10वीं अनुसूची का लाभ प्राप्त होगा या नहीं? प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निष्कासित किए जाने के बाद जेवीएम विधानमंडल दल की संख्या पूर्ववत रही या नहीं? बाबूलाल संवैधानिक प्राविधानों के मुताबिक दल परिवर्तन के नियम के तहत अयोग्य हुए या नहीं? अगर बाबूलाल मरांडी इस मामले में अयोग्य पाए गए तो वो किस स्थिति से प्रभावी होगी? अब दल बदल मामले पर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फैसला आ सकता है। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट।